बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे डेरिवेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। ये रहा ए डैश करंट कैरिंग वायर। वायर से बी डैश परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पर हमें मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड पता करने के लिए पहले हम लेंगे एक एलिमेंट, वायर का एक एलिमेंट जिसकी लेंथ है dl। एलिमेंट का नाम ले लिया हमने C डैश। इस एलिमेंट में भी करंट फ्लो होगा I। आप सब जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट्स लॉ according to बायो-सेवर्ट्स लॉ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन एलिमेंट क्या होता है? dB इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। I डायग्राम में हमें दिख रहा है। मैंने कल ही तो बताया था, फिर आपने ध्यान नहीं दिया। आप देखो कोई आया है? कोई है? नहीं, रिकॉर्ड है। तो आई डायग्राम में हमें दिख रहा है, डीएल डायग्राम में हमें दिख रहा है। आर क्या होता है? एलिमेंट से पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन तक की डिस्टेंस, ये है आर। क्योंकि एलिमेंट के दो फेस हैं तो इसे भी मिला देते हैं। इस डिस्टेंस को हम अगर r प्लस डेल्टा आर मान लें तो भी ये अप्रॉक्स किसके इक्वल रहेगी? r की। क्यों? क्योंकि एलिमेंट इतना पतला होता है कि जो डिस्टेंस C से B तक R है वो C डैश से B तक भी R ही रहेगी। ठीक है, तो याद रखिएगा डिस्टेंस चाहे C से मेजर करनी चाहे C डैश से, वैल्यू क्या रहेगी? R। ठीक है, अब सुनिए, R हो गया, अब बचा थीटा। थीटा क्या होता था? एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर कैप। डीएल वेक्टर तो ये रहा, आर कैप को कहते थे पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर मतलब पॉइंट से ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक का पोजीशन। तो ये है डीएल, ये है पोजीशन वेक्टर, इनके बीच में एंगल कितना है? थीटा। ठीक, डायग्राम फॉर्मूले में पोजीशन वेक्टर इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है। ओके, फिर बोल रहा हूं, फिर सुन लो। हियर थीटा इज द एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर कैप।
ये हो गया डीएल वेक्टर। और एलिमेंट को पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से जो लाइन मिलाती है वो बताती है एलिमेंट से पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन की पोजीशन, उसे कहते हैं पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो फिलहाल अब जितनी भी चीजें थी वो सब आपको डायग्राम में दिख रही है। अब सुनिए, इसे दे दिया हमने इक्वेशन फर्स्ट। हमें करना क्या होगा, इस एलिमेंट से धीरे 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 करके बी डैश पे आना होगा। मतलब जो भी डिस्टेंसेस एंगल इसमें दिख रही हैं इन सबको हटाकर किसे लाना होगा, आर को, कैपिटल आर को और इस एंगल को। भाई हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट बी एट अ डिस्टेंस आर। तो ये पूरी वैल्यू हमें किसके टर्म्स में कन्वर्ट करनी है, आर के टर्म्स में। ठीक है, तो अब हम जो भी काम करेंगे उसका एक ही मकसद होगा, किसी भी तरह यहां से स्मॉल आर गायब हो जाए और कैपिटल आर आ जाए। ओके, देखिए हमें क्या क्या करना होगा। सबसे पहले सी से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो ये जो साइड है सी एन, सी डैश एन और सी बी एन में ये साइड हो गई कॉमन। ठीक है, अब ये कॉमन साइड हम कैसे निकालेंगे वो देखो। इन ट्राइंगल सी एन सी डैश, इन ट्राइंगल सी एन सी डैश साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर सी एन अपॉन हाइपोटेनस डी एल। तो यहां से सी एन आ जाएगा डी एल साइन थीटा। ठीक है, अब हम बात करेंगे ट्राइंगल सी एन बी। बेटा सी एन बी में इस एंगल को हम मान ले रहे हैं डी फाइव, बहुत छोटा सा एंगल है डी फाइव। तो साइन डी फाइव क्या होगा, परपेंडिकुलर जो दोनों में कॉमन है अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना है आर। तो यहां से सी एन आ गया आर साइन डी फाइव। ठीक है, ये जो डी फाइव एंगल है ये बहुत छोटा है कि बहुत बड़ा है, एक्चुअल में ये एंगल बहुत छोटा है। और जब एंगल छोटा हो तो उसके आगे से साइन हट जाता है। तो सी एन क्या आएगा, आर इंटू डी फाइव। वजह क्या लिखोगे, एंगल डी फाइव इज वेरी स्मॉल, तो साइन डी फाइव इक्वल डी फाइव। ठीक है, एक सी एन ये है, एक सी एन ये है। जरा दोनों को कंपेयर कराया जाए तो क्या आएगा, मेरे ख्याल से तब आएगा डी एल साइन थीटा इक्वल में आर इंटू डी फाइव। ये वैल्यू हम कहां रख देंगे, इक्वेशन नंबर
फर्स्ट में। जब फर्स्ट में रखेंगे तो dv क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन आर स्क्वायर इनटू में इस dl साइन थीटा की जगह आएगा r d फाई। ठीक है, r से एक r कैंसिल, तो कुल मिला के फिलहाल dB आया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाय r इंटू डी फाई। ये बनी इक्वेशन सेकंड। अभी भी हमारा काम पूरा नहीं हुआ, हमें इस स्मॉल r को हटाकर किसे इंट्रोड्यूस कराना है, कैपिटल R। अभी तक हमने जो काम किया उससे क्या फायदा हुआ, ऑपरेटर कौन था, dl, अब ऑपरेटर कौन आ गया, d फाई। मतलब हम एलिमेंट से हटकर कहां आ गए, एंगल पे। एलिमेंट की लेंथ हटाकर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के एंगल पे आए। ठीक, देखना, अगर इस एंगल को मैं फाई मानूं तो कॉस फाई सी बी बी डैश में कॉस फाई क्या होगा, इतना नोट कर लीजिए पहले। कॉस फाई होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कैपिटल R बाय स्मॉल r, या स्मॉल r हो जाएगा कैपिटल R बाय कॉस फाई। ठीक, ये वैल्यू हम रखेंगे इक्वेशन सेकंड में। जब ये वैल्यू हम इक्वेशन सेकंड में रखेंगे यहां पे, तो dB अब क्या बनेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I इंटू डी फाई अपॉन स्मॉल r की जगह आएगा कैपिटल R अपॉन कॉस फाई कहा जाएगा ऊपर। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये पूरी इक्वेशन किसके टर्म्स में बन गई, कैपिटल R। जो हमारा मेन मोटो था वो पूरा हो गया। B से B डैश तक की डिस्टेंस क्या थी, कैपिटल R, उसके टर्म्स में आ गया। तो ये आ गई मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट। अब इसे जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो आएगी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर। तो ऑन इंटीग्रेशन, इसे इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रल dB इक्वल इंटीग्रल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I cos phi by R इंटू डी फाई। यहां लगेगी डी फाई की लिमिट, इंटीग्रल dV तो क्या हो जाएगा, B
कौन कौन बाहर आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर, इंटीग्रेशन में चलेगा cos फाई इंटू डी फाई। तो यहां लगेगी डी फाई की लिमिट। बेटा डी फाई क्या था, डी फाई था स्मॉल एलिमेंट की वजह से एंगल। तो ये बताओ बी डैश के ऊपर बड़े से बड़ा एलिमेंट क्या होगा और बी डैश से नीचे बड़े से बड़ा एलिमेंट क्या होगा। इसको हटा दे रहे हैं, अब इसका काम नहीं है। अब हमें दो एंगल चाहिए, अपर एलिमेंट की वजह से और लोअर एलिमेंट की वजह से। तो देखना बेटा, ये मिलाया हमने लोअर एलिमेंट को बी डैश ए डैश को बी से मिला दिया। तो एंगल जो है वो एक्स एक्सिस पर ऐसे में बनेगा। ठीक, इस एंगल को हम लिखेंगे माइनस का 5। माइनस क्यों, जनरली बेटा आपको मालूम है एक्सेस ऐसे होते हैं 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270 और 270 से 360। एंगल एंटी क्लॉकवाइज बनते हैं। यहां एंगल कैसा बन रहा देखो, क्लॉकवाइज, उल्टा चल रहा, इसलिए इसे कैसा देते हैं, माइनस का। ठीक है, अब अपर एंड पे आओ। अपर एलिमेंट को मिलाएंगे तो अब एंगल कैसा बन रहा, एंटी क्लॉकवाइज। तो फाई 2 कैसा रहेगा, प्लस का। लिमिट समझ में आई। तो लोअर लिमिट क्या लगेगी, माइनस का 5 और अपर लिमिट प्लस का 5 2। cos फाई का इंटीग्रेशन कीजिए। बेटा मेरे cos फाई का इंटीग्रेशन होता है sin फाई। तो b इक्वल म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। cos फाई का इंटीग्रेशन होता है sin फाई, लिमिट -5 से +5 ठीक है। तो b इक्वल म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। लिमिट अप्लाई करेंगे, साइन फाई 2 अपर लिमिट माइनस साइन माइनस का 5। ठीक है। अब आप सबको मालूम है मैथमेटिक्स में अगर साइन के आगे माइनस लगा हो तो ये माइनस आगे आ जाता है। साइन माइनस का थीटा होता है माइनस साइन थीटा। तो ये भी माइनस कहां आएगा, आगे। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो कुल मिला के बी क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ये है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर का फॉर्मूला।
नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। अब सुनिए, इसी में ये वायर जो था, अभी इसकी लेंथ फिक्स थी ए से लेकर ए डैश तक। अब हम निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग इनफाइनाइट वायर। मतलब वायर की लेंथ कितनी है? इनफाइनाइट। सुनना ध्यान से बेटा, इस पॉइंट ए को ऊपर ले जाओ तो एंगल φ2 की वैल्यू पहले से ज्यादा हो जाए और ऊपर ले जाओगे तो φ2 और इंक्रीज होगा। ऐसे मान के चलो, आप एक बिल्डिंग के सामने खड़े हो और बिल्डिंग की ऊंचाई इंक्रीज होती जा रही है, तो आप मैक्सिमम कितना एंगल तक अपनी मुंडी घुमा पाओगे? 90 डिग्री तक। मतलब अगर ये हाइट इनफाइनाइट चली जाए तो φ2 होगा 90। बिल्कुल ऐसे ही नीचे होगा। अगर ये लेंथ इंक्रीज होती जाए, अगर ये लेंथ इंक्रीज होती जाए तो φ1 इंक्रीज होता जाएगा। मैक्सिमम φ1 कितना पहुंचेगा? 90। तो जब इनफाइनाइट लेंथ का वायर होता है तो φ1 और φ2 दोनों ही कितने डिग्री होते हैं? 90। तो ऐसे में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? μ0I अपॉन 4πr sin 90 प्लस sin 90। sin 90 की वैल्यू होती है 1, तो 1 प्लस 1 2, 2 से 4 कैंसिल होगा, तो आंसर आएगा μ0I अपॉन 2πr। ये फॉर्मूला तब लगेगा जब वायर की लेंथ इनफाइनाइट हो। ठीक, इसे नोट कर लीजिए। अब सुनिए, अब हम बात करेंगे सेमी इनफाइनाइट वायर। सेमी इनफाइनाइट वायर क्या होता है? जैसे ये हमारे पास एक लॉन्ग वायर है, अभी तक पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन हम यहां ले रहे थे, तो एक एंगल ऊपर बन रहा था, एक एंगल नीचे। अगर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन यहां लिया जाए
मतलब वायर के एंड के ठीक सामने। ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन नीचे कर दिया जाए यहां, तो phi 1 खत्म हो जाएगा, नीचे वाला एंड कोई एंगल नहीं बनाएगा, मतलब phi 1 क्या आएगा, 0। और दूसरा एंड जो है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन यहां आ गया, दूसरा एंड कहां ले जा रहे हैं हम, इनफाइनाइट पे। तो ये जो phi 2 एंगल था ये कितना रहेगा, 90। ऐसे वायर को हम कहते हैं सेमी इनफाइनाइट वायर, जब एक एंड के ठीक सामने पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन आ जाए। ऐसी कंडीशन में B क्या आएगा, μ0I/4πr sin 0 प्लस sin 90। sin 0 की वैल्यू 0 और sin 90 की वैल्यू 1। तो अब भी आ जाएगा μ0I/4πr। ये है सेमी इनफाइनाइट वायर। ठीक, नोट कर लीजिए इसे। अब होता क्या है, न्यूमेरिकल्स में एक बहुत बड़ी दिक्कत बच्चों को आती है। दिक्कत क्या आती है, वायर फाइनाइट लेंथ का है या इनफाइनाइट। ये न्यूमेरिकल में बच्चे समझ नहीं पाते। तो सुनिए, अगर वायर कोई क्लोज फिगर बना रहा है, तो डेफिनेटली फर्स्ट वायर AB, दूसरा BC, तीसरा CD और फिर DA। डेफिनेटली ये सब कैसे हैं, फाइनाइट लेंथ के। मतलब अगर वायर क्लोज फिगर बना रहा है तो वायर की लेंथ आप कैसी लेंगे, फाइनाइट। और अगर क्वेश्चन में सिंगल वायर दिया है, इस तरह से सिंगल वायर, कोई क्लोज फिगर नहीं बन रही, चाहे हॉरिजॉन्टल दिया हो चाहे वर्टिकल दिया हो, सिंगल वायर जब गिवन होगा तो आप इसे कैसा लेंगे, इनफाइनाइट वायर। तो बहुत सिंपल है, जब क्लोज फिगर बने तब फाइनाइट, अदरवाइज हमेशा इनफाइनाइट। ठीक है, अब तो कंफ्यूज नहीं होंगे न्यूमेरिकल्स में। ये टॉपिक था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग करेंट कैरिंग वायर।